बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 लीनियर अलजबरा MTH 501। टॉपिक है रो रिडक्शन एंड एचिलन फॉर्म। तो पहले हम एचिलन फॉर्म देख लेते हैं क्या, फिर वहीं से हम देख लेंगे कि रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म कौन सी। तो एचिलन फॉर्म के लिए सबसे पहली चीज़ ये है, आपके पास जितनी भी रोज़ हैं उनमें अगर कोई ज़ीरो रो आ रही है, ज़ीरो रो का मतलब है ऐसी रो जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो हों, तो वो सबसे नीचे होना ज़रूरी है। यानी कि जितनी भी ज़ीरो रोज़ होंगी वो सारी की सारी एंड में लिखी जाएंगी। ऐसे ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ 1 2 3 0 0 0 -1 3 5। अब ये एचिलन फॉर्म नहीं है, देख के ही पता चल रहा है। वजह कि इसमें जो ज़ीरो रो है वो नंबर 2 पे आ रही है, लेकिन अगर इसी को आप नंबर 3 पे ले जाएं तो एचिलन फॉर्म की पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। बस इसी को अगर आप ऐसे लिख दें, ये 0 0 0 सेकंड रो थी उसको आप थर्ड में लिख दें, यानी कि R2 और R3 को आप रिप्लेस कर दें। दूसरी कंडीशन जो है वो आप हर रो को सेपरेटली चेक करेंगे। हर रो का जो पहला एलिमेंट है उसको हम स्टार्टेड एंट्री बोलते हैं। मतलब ये जो पहली रो आपको नजर आ रही है इसमें जो 1 है ये स्टार्टेड एंट्री है। इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। अब आपने देखना है कि स्टार्टेड एंट्री को हम लीडिंग एंट्री कब बोलेंगे। अगर ये एंट्री नॉन जीरो है तो फिर ये लीडिंग एंट्री कहलाएगी। अब ये 0 है, स्टार्टेड एंट्री तो ये है, लेकिन अब ये लीडिंग एंट्री नहीं है। लीडिंग एंट्री का नॉन जीरो होना जरूरी है। अब लीडिंग एंट्री ये वाली है। तो एचिलन फॉर्म में आपके पास जितनी भी लीडिंग एंट्रीज होंगी हर रो की, उनका नॉन जीरो होना जरूरी है। अच्छा, लाजमी नहीं है ये 1 ही हो, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। अब इसमें 1 क्योंकि लीडिंग एलिमेंट है तो इसके नीचे वाले आपने चेक करना है 0 है या नहीं है। नहीं है तो पहले आपने बना लेने। अब ये क्या किया जी हमने R2 - 4R1, ये 0 हो गया, -1 हो गया, -6 हो गया, इसका काम खत्म। अब आप सेकंड रो को चेक करेंगे। सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 0, तो लीडिंग एलिमेंट तो नॉन जीरो होता है, तो फिर इससे आगे वाला लीडिंग एलिमेंट होगा, यानी कि आप सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट है -1। अब आपने देखना है -1 से नीचे 0 है या नहीं है। नहीं है तो आपने बनाना है, ये तो ऑलरेडी 0 है। अब जैसे ये दोनों एग्जांपल्स हैं, इसमें अब 0 लीडिंग एलिमेंट तो नहीं हो सकता, तो फिर 1 लीडिंग एलिमेंट है। इसके नीचे 0 भी होना चाहिए, ठीक है, 0 भी है। अब सेकंड रो को देखें, सेकंड रो में ना ये लीडिंग है ना ये लीडिंग है, बल्कि ये लीडिंग आ गया है, ठीक है, इसके नीचे 0 भी आ गया है। 0 के लिए आप आसान तरीकाकार ये तक ये जेन में रख लें कि जो पहली रो है जितने उसमें 0 है उससे अगली रो में उससे ज़्यादा 0 होने चाहिए। जैसे इसमें 1 है तो आगे वाली में 2 आ गए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 1 नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा ही होंगे। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये एचिलॉन फॉर्म नहीं है। देखें इसमें 1 0, अब आगे वाली में कितने होने चाहिए थे, 2, इसमें 3, तो यहीं पे रूल फेल हो गया है। ये एचिलॉन फॉर्म है क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट है यानी कि जो लीडिंग एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, ठीक है, उससे नीचे 0 भी बने हुए हैं। अब इसमें देखें, इसमें लीडिंग एलिमेंट ये है, नॉन जीरो है, इससे पहले वाले 0 भी मौजूद हैं, इसके नीचे भी 0 है, इसमें लीडिंग एलिमेंट 3 है, नॉन जीरो है, तो ठीक है, यानी कि इसको 1 बनाने की जरूरत आपको नहीं है। बना लें तो तब भी ठीक है, लेकिन वो रिड्यूस एचिलॉन में फिर काम आएगा। अब देखें जी, पहली जो रो इसमें कोई 0 नहीं है, सेकंड रो में 2 0 हैं, थर्ड रो में 2 से ज़्यादा होने चाहिए थे, तो थर्ड रो में 3 है, ठीक है, ये एचिलॉन फॉर्म। पिवट पोजीशन क्या है जी, अभी जो आपने लीडिंग एंट्री चेक की थी वही लीडिंग एंट्री आपकी समझ लें कि पिवट पॉइंट या पिवट पोजीशन कहलाती है, और जिस कॉलम में वो मौजूद हो वो पिवट कॉलम कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल में ये क्योंकि लीडिंग एंट्री थी, ये पिवट पॉइंट कहलाता है, और ये जो सारा कॉलम है ये पिवट कॉलम कहलाएगा। इसी तरह ये पिवट था तो ये सारा कॉलम भी पिवट कॉलम कहलाएगा। ये पिवट पॉइंट, ये कॉलम पिवट कॉलम, ये पिवट पॉइंट, ये कॉलम पिवट कॉलम। अब पिवट इज अ कॉलम ऑफ ए दैट कंटेन्स अ पिवट पोजीशन, यानी कि जो पिवट पोजीशन है जिस कॉलम में मौजूद है वो कॉलम पिवट कॉलम कहलाएगा। जैसे अब इस एग्जांपल में बता रहा है ये पिवट पॉइंट है तो ये कॉलम पिवट कॉलम कहलाएगा। हमें रिड्यूस्ड एचिलॉन चेक करनी है, तो रिड्यूस्ड एचिलॉन में ये होगा कि जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री आ रही होगी उस कॉलम में बाकी सारी एंट्री 0 होंगी। अब कॉलम की बात हो रही है, मतलब जैसे ये कॉलम है, इसमें ये 1 है लीडिंग एंट्री, इसके नीचे तो 0 है, लेकिन अगर इसके ऊपर भी 0 हो जाता तो फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी। और एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन में ये फ़र्क है कि एचिलॉन में ये लाजमी नहीं है कि 1 ही हो, ये नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन रिड्यूस्ड एचिलॉन में इनका 1 होना भी ज़रूरी है, और जिस कॉलम में वो 1 मौजूद है उसके ऊपर वाली सारी एंट्रीज और उसके नीचे वाली सारी एंट्रीज सबका 0 होना ज़रूरी है। रिड्यूस्ड एचिलॉन के लिए क्या है जी, पहले तो चीज़ ये वो एचिलॉन हो, फिर द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज 1, ईच लीडिंग 1 इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम, उस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ वही एक नॉन जीरो एंट्री और वो 1 हो। रिड्यूस्ड एचिलॉन के एग्जांपल्स देख लें, ये 1 है, इसके नीचे सारे 0, ये 1 है, इसके नीचे भी 0, ऊपर भी 0, ये 1 है, इसके ऊपर सारे 0, नीचे तो आई कुछ भी नहीं है। इस तरह ये 1, नीचे सारे 0, ये 1, नीचे भी 0, ऊपर भी 0, इसी तरह ये 1, नीचे सारे 0।
ये 1 नीचे भी 0 ऊपर भी 0, ये भी 1 नीचे भी 0 ऊपर भी 0। ऐसे ही ये जितनी भी एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं सारी सारी रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म की एग्जांपल। और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म हमेशा यूनिक होती है। एचिलॉन का यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें आप 1 भी ला सकते हैं और 1 के अलावा कोई और नंबर भी आ सकता है, लेकिन रिड्यूस्ड एचिलॉन में सिर्फ और सिर्फ उसका 1 होना ज़रूरी है। ईच मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू 1 एंड ओनली 1 रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। एग्जाम्पल्स हम चेक कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए बिलो टू एचिलॉन फॉर्म, यानी कि इसकी हमने एचिलॉन फॉर्म बनानी। तो उसमें ये जो पहला नंबर है ये हमारे पास 1 होना ज़रूरी है, ये तो 0 है। तो अब आप देखेंगे नीचे किसी जगह पे आपको नंबर 1 नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है तो हम उस रो को इस रो के साथ रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, लाजमी नहीं है ये 1 ही हो, कोई भी नॉन ज़ीरो हो तब भी ठीक है, लेकिन बहरहाल फिलहाल हमें 1 नज़र है, हमने R1 और R4 को रिप्लेस कर लिया, यानी कि R4 की जगह पे R1 आ गई और R1 की जगह पे R4 आ गई। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो आपके पास 1 बना हुआ है उससे नीचे वाले आपने 0 बनाने होते हैं, यानी कि R2 और R1 को आप ऐड करें तो ये 0 बन जाएगा। इस तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो ये भी 0 बन जाएगा। अब हमने कर दिया R1 प्लस R2 एंड 2R1 प्लस R3, तो ये सारे 0 बन गए। उसके बाद नेक्स्ट रो में हमने देखना होता है कि हमारे पास पहली नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी है, उसको पिवट बोलते हैं। अब इसमें ये पहली एंट्री 0 है, दूसरी एंट्री नॉन ज़ीरो है, ये जो 2 है ये पिवट कहलाएगा। तो इसके बाद हम चेक करेंगे इसके नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनको हमने 0 बनाना है। R3 का लिंक आपने R2 से बनाना है, R4 का लिंक भी आपने R2 से ही बनाना है। ऐड -5/2 टाइम्स रो 2 टू रो 3, तो ये 0 बन जाएगा। ऐड 3/2 टाइम्स रो 2 टू रो 4, तो ये भी 0 बन जाएगा। ये दोनों 0 बन गए। अब नेक्स्ट ये जो रो 3 है ये हमें सारी सारी 0 नज़र आ रही है। तो एचिलॉन फॉर्म में ये कंडीशन होती है कि रो जो 0 वाली है वो हमेशा एंड में लिखी जाती है। अब हम ये करेंगे R3 और R4 को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ये वाली रो ऊपर चली जाएगी, ये नीचे, ये नेक्स्ट स्टेप है। अब हम रो 3 को देखेंगे, उसमें पहली नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये नॉन ज़ीरो आ गई। अब ये लाजमी फिर रिपीट कर रहा हूँ बात, इसका 1 होना ज़रूरी नहीं है एचिलॉन फॉर्म में, सिर्फ नॉन ज़ीरो चाहिए। तो ठीक है जी, नॉन ज़ीरो हमें मिल चुकी है। और नॉन ज़ीरो के नीचे वाले हमने देखने होते हैं कि 0 है या नहीं है, नहीं है तो बना लेंगे, तो ये तो ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे ये आपकी एचिलॉन फॉर्म बन चुकी है। अब आप इसमें ये देख लें कि पिवट कॉलम आपके कौन कौन से हैं। एक ये वाला पिवट कॉलम है क्योंकि इसमें पिवट आ रहा था, एक ये पिवट कॉलम है क्योंकि इसमें पिवट आ रहा था, फिर ये तो 0 था, तो ये पिवट कॉलम आपका नहीं है, ये पिवट कॉलम है आपका जिसमें पिवट आ रहा है। इसमें 3 पिवट कॉलम्स हैं। एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि एंड में ये दोनों क्योंकि 0 0 आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशंस हैं इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से सॉल्व करना है। अब ये फिर वही बात आ गई, 0 आ गया, तो आप इसको R2 से रिप्लेस कर लें, R3 से आपकी अपनी चॉइस है। R1 और R3 को हमने रिप्लेस कर दिया, ये आपका पिवट आ गया 3। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि पहले आप एचिलॉन फॉर्म बना के उसके बाद रिड्यूस्ड बना लें, या डायरेक्ट रिड्यूस बनाएं। अगर डायरेक्ट रिड्यूस बनानी है आपने तो फिर इसको आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 1 बने। उसके बाद फिर जो भी काम होगा वो बात की बात है। और दूसरा ये कि आप एचिलॉन बना लें, तो हम दोनों बातें चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको एचिलॉन बनाते हैं। अब R1 में से R2, बल्कि R2 में से आप R1 माइनस करें, क्योंकि जिसको आपने चेंज करना होता है उसको आपने पहले लिखना है। R2 माइनस R1, 3 माइनस 3 आपके पास 0 आ जाएगा, बाकी पे एंट्रीज उसी तरह चेंज हो जाएंगी। आप पिवट के नीचे वाली सारी 0 बन गया। अब नेक्स्ट रो में हम देखेंगे हमारा पिवट कौन सा है। नेक्स्ट रो में 2 पिवट आ गया, तो इसके नीचे वाले अब हमने 0 बनाने हैं जी। R3 माइनस 3R2, यानी कि R3 में से 3/2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह बाकी एंट्रीज भी चेंज हो जाएंगी। अब रो नंबर 3 को हम चेक करेंगे, इसमें पिवट कौन सा है, इसमें ये 1 आपका पिवट बन गया। अब ये एचिलॉन फॉर्म बन चुकी है और इसमें 3 पिवट कॉलम है आपके, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये पिवट वाले नहीं है, ये नॉन पिवट कॉलम्स हैं। अच्छा, एचिलॉन तो बन गई। अब रिड्यूस एचिलॉन बनाने का आसान तरीका ये है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो ऑलरेडी 1 है। जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1 हो जाएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है। ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के करीब करीब हम पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ 0 वाली बात बाकी रह जाएगी। रो को जब हमने 3 से डिवाइड किया हमारे पास ये रो आ गई, दूसरी रो को जब हमने 2 से डिवाइड किया हमारे पास ये रो आ गई। अब हमने देखना है कि पिवट से ऊपर वाले नंबर भी 0 हों। इसमें तो ऊपर आई नहीं है, इससे ऊपर ये -3, इसको हमने 0 बनाना है, और ये हमारा पिवट कॉलम था, इससे ऊपर ये 2 एंट्रीज हैं, इनको हमने 0 बनाना है। अब आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी आप बना लें। तो 3R2 प्लस R1, R2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में जब ऐड करेंगे तो -3 और +3 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये 2 नंबर्स आपके बच गए, तो R2 पे से आप R3 माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और R1 में से 5 टाइम्स R3 माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा।
तो ये सॉल्व हो गया। ये हमारे पास अब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। इसमें ये पिवट कॉलम है, ये पिवट कॉलम है और ये पिवट कॉलम है। अब आप ऐसे समझ लें ये x1 है, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5। अब इसमें x1, x2 और x5 ये जो तीनों हैं ये बेसिक वेरिएबल्स कहलाएंगे, और जिनमें पिवट नहीं है, x3 वाले कॉलम में नहीं है, x4 वाले कॉलम में नहीं है, उनको हम फ्री वेरिएबल्स बोलते हैं। यानी कि इसमें x1, x2 और x5 ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, और x3 और x4 जो हैं ये फ्री वेरिएबल्स हैं, क्योंकि जब आपके पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बन रहे होंगे तो ज़रा इन वेरिएबल्स को आप यूज़ करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि x1 और x2 जो हैं वो आपके पिवट कॉलम्स हैं, तो वो बेसिक वेरिएबल्स हैं, और x3 जिसमें पिवट नहीं है वो आपका फ्री वेरिएबल है। यानी कि आपके पास यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा x1 माइनस 5x3 इज इक्वल टू 1, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 और 0 इज इक्वल टू 0, मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब बात करने का मकसद ये है कि जो फ्री वेरिएबल होगा आप उसको एक साइड पे लिखेंगे, जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे सबको एक साइड पे लिख लेंगे, जितने बेसिक वेरिएबल्स होंगे उनको एक साइड पे लिख लेंगे। x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5x3, क्योंकि x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू 4 माइनस x3 बिकॉज x3 इज फ्री। अब इसके आपके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। x3 को आप वैल्यूज देते जाएं, x1 और x2 की आपकी वैल्यू मिलती जाएंगे। मतलब x3 को अगर हम 0 कह दें तो x1 आ गया 1, x2 आ गया 4, 1 4 0, ये आपका एक सेट बन गया। इसी तरह आपके पास काफ़ी सारे बनते जाएंगे, आप डिफरेंट वैल्यूज देते जाएंगे, बनते जाएंगे। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।